India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जोशीमठ भू धसाव मामले की सुनवाई फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट में ही होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी याचिकाओं पर जारी रहेगा यह आदेश। वैवाहिक बलात्कार मसले पर 15 फरवरी तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा केंद्र। कर्नाटक हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को दी गई है चुनौती। वैवाहिक रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर है सवाल। सुप्रीम कोर्ट से गूगल को नहीं मिली राहत। अदालत ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगी रेप की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाओं में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। साथ में दिल्ली हाई कोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ भी अपील है। 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएंगी। अगली सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया है। इस बैच को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिकाओं के बैच में 4 प्रकार के मामले शामिल हैं। पहला, मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर दिल्ली हाई कोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील है। दूसरी, जनहित याचिकाएं हैं जो मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता के खिलाफ दायर की गई हैं। तीसरी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए IPC की धारा 376 के तहत एक पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया है। और चौथा, हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा, अलग अलग फैसले को देखते हुए पहला विकल्प यह है कि आप उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश से मामले का फैसला करने के लिए कह सकते हैं और फिर आपके न्यायाधीश अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा विकल्प मामले की सुनवाई करना है। पहले विकल्प के साथ इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का लाभ होगा। हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के दोनों विचार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। CJI ने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है। मेहता ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि चूंकि इस मामले का सामाजिक असर होगा, इसलिए सरकार को एक जवाब दाखिल करना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से उनके विचार मांगे हैं। कानूनी प्रभाव के अलावा इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं। CJI
DY चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा, भारत सरकार 15 फरवरी 2023 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी। बैच की सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। पूजा धर और जयकृति जडेजा को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे। 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएंगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पत्नी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन मांगा। अनुरोध मंजूर कर लिया गया और CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, आवेदक की पहचान छुपाई जाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ जमीन धसाव मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब पहले उत्तराखंड में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाई कोर्ट में रख सकता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर लागू होगा। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है। जोशीमठ धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मामले की हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में पहले सिद्धांत में हाई कोर्ट को सुनवाई करने देने चाहिए। CJI ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो आप वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। जो भी याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं वो हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में कार्रवाई की ओवरलैप की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाई कोर्ट में रख सकता है। हम उन्हें हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में अर्जी दाखिल करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर 12 जनवरी को पास किया है जिसमें उन्होंने सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी जब उत्तराखंड हाई कोर्ट देख रहा है तो उसमें ही एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हम लोगों की ओर से ये कहा गया कि उसमें रिलीफ वर्क के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए रिलीफ का पोर्शन जो है वो आर्टिकल 21 में पड़ता है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप एक सब्सटेंटिव पिटीशन हम लिबर्टी देते हैं कि वहीं फाइल करिए और रिलीफ वर्क के लिए भी अगर चाहें तो जो पिटीशन पेंडिंग है उसमें भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई। सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की टनल के निर्माण कार्य को तत्काल बंद करें। तब तक इसे बंद रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों, जल वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और वो उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार के विकास और निर्माण कार्य के लिए गाइडलाइन तैयार न कर लें। याचिका में कहा गया है कि NTPC और सीमा सड़क संगठन को भी राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, NDMA, उत्तराखंड सरकार, NTPC, BRO और जोशीमठ के जिले चमोली के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी मैटर्स इसी तरह के पेंडिंग हैं, जिसमें कि अपना एनटीपीसी प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें डिस्प्यूट में हैं। तो हमारा ये था कि चूंकि ये नई ट्रस्ट दी है, वो जो कोर्ट कह रही है कि आप उस पर जाओ 21 की पिटीशन में, दैट वाज रिलेटेड टू ग्लेशियर फॉलिंग, जो ग्लेशियर गिरा था उसकी पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और उसमें एक इंटरिम ऑर्डर हुआ है। उसी ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में ये हुआ है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है इन द मीन टाइम, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। और हमारी पिटीशन में वो केवल प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी पिटीशन में लोगों का जो वायलेशन हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं, उनको खाने की रहने की सारी दिक्कतें वो सब इंक्लूड थी। हमने हाई लेवल कमेटी की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये सब रेज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका समेत सभी अर्जियों की सुनवाई पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय हो जाएगी। इस कदम को जजों की नियुक्ति पर सरकार की पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट दोबारा लाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा भी समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा। सूत्रों के मुताबिक अदालतों में जजों की नियुक्ति के मामले पर सरकार का ये नया कदम सामने आया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजीआई को पत्र लिखकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम है। कानून मंत्री ने पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए 2 स्तरीय कॉलेजियम बनाए जा सके। पहले भी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है, जबकि जजों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। रिजिजू ने कहा कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जारी बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके खिलाफ टिप्पणी ठीक नहीं है। ये देश का कानून है और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। वहीं जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है। ये रवैया अच्छे जजों का नाम वापस लेने के लिए मजबूर करता है। कॉलेजियम इस सुझाव को सुप्रीम कोर्ट सरकार के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाने की सरकार की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एनजेएसी को 2015 में संसद में पास किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम में 5 और सदस्य हैं। पहले इसमें सीजीआई के अलावा 4 और अन्य जस्टिस थे, जिनमें कोई भी सीजीआई का उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए बाद में जस्टिस संजीव खन्ना को 6वें मेंबर के तौर पर कॉलेजियम में शामिल किया गया, जो कि सीजीआई के उत्तराधिकारी हैं। गौरतलब हो कि हाल ही में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने संसद में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को नियंत्रित करने के कानून का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दुनिया की बड़ी दिग्गज टेक कंपनी गूगल को फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से गूगल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। जानकारी के मुताबिक कि सीसीआई की तरफ से गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वर्चस्व के दुरुपयोग के मामले पर गूगल जुर्माने का सामना कर रहा है। गूगल सुप्रीम कोर्ट से पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या एनसीएलएटी में अपील कर चुका है। बाद में एनसीएलएटी ने भी गूगल पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से सुनवाई में साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गूगल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी से कहा कि क्या
यूरोप के मानक को भारत में लागू किया जा सकता है नहीं। इससे पहले गूगल के वकील सिंघवी ने इसे अर्जेंट केस बताते हुए सुनवाई की अपील की थी। पिछले साल अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताते हुए उस पर करीब 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसमें से 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना 97% मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉयड सिस्टम में दुरुपयोग करने के लिए इसे लगाया गया था। वहीं 936 करोड़ रुपए का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगाया गया। दूसरी ओर गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलटी में अपील की थी, लेकिन वहां से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। गूगल ने अपनी याचिका में कहा कि सीसीआई का आदेश 19 जनवरी 2023 से प्रभावी होने वाला है और उसने इसके एक महीने पहले एनसीएलटी में अपील कर दी थी। साथ ही कहा अपील के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की अलग अलग बेंचों के सामने अलग अलग याचिकाएं दायर करने पर आलोचनात्मक टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ 2022 में उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जबरदस्ती और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह की एक याचिका वापस ले ली थी, जब जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सीनियर वकील ने बताया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं और वापस ले ली हैं। विल्सन को कोट करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने उपाध्याय के वकील गौरव भाटिया से कहा, ऐसा लगता है कि पीआईएल याचिकाकर्ता ये नहीं सोचते हैं कि वे दलीलों के नियमों से बंधे हैं। आप ऐसी याचिकाओं को वापस लेना और दाखिल करना जारी नहीं रख सकते। जनहित याचिका, जिसे पिछले सप्ताह जस्टिस शाह की अगुवाई वाली पीठ द्वारा पारित एक आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक बेंच के साथ सूचीबद्ध किया गया था। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता द्वारा ईसाइयों और मुसलमानों पर आक्षेप लगाने वाले अरुचिकर और चौंकाने वाले बयान दिए गए हैं। उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने जवाब दिया कि उन्होंने पिछली बार आश्वासन दिया था कि इस तरह के बयानों को दबाया नहीं जाएगा। इसके बाद सीजेआई ने पैराग्राफों को हटाने के लिए कहा। राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि वे इन याचिकाओं को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर करने का इरादा रखते हैं। याचिकाओं के बैच को 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। शहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि शहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थे। निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था।
जबकि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको जान से मारने की धमकी दी। रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी 8 फरवरी की उनकी बेटी की शादी है। सेंगर ने शादी में शामिल होने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। सेंगर के वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी। उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया। शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त 2019 को हुए उन्नाव मामले में संबंधित दर्ज 5 मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए दैनिक आधार पर सुनवाई तय की थी। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने काली टाइटल वाले अपने वृत्त चित्र के पोस्टर को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। याचिकाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पोस्टर के खिलाफ शिकायतों पर दर्ज कई एफआईआर रद्द करने की मांग करती है, जिसमें मणिमेकलाई को देवी काली के रूप में कपड़े पहने, सिगरेट पीते हुए और गर्व का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्होंने इस बीच कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 13 जनवरी को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किए जाने के बाद अगले शुक्रवार को याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। याचिकाकर्ता का कहना है कि रचनात्मक फिल्म निर्माता के रूप में उनका प्रयास मूल रूप से समावेशी देवी की छवि को चित्रित करना था और किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मणिमेकलाई खुद को क्वीर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। व्रतचित परियोजनाओं को देवी के दयालु और व्यापक लक्षणों को बनाए रखते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कई एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकार के उत्पीड़न और उल्लंघन की राशि है। फिल्म निर्माता का कहना है कि पोस्टर ट्वीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की कई धमकियां मिली और सिर कलम करने, बलात्कार और हत्या करने की धमकियां तक दी गई। इसलिए उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, जिन्होंने उनके खिलाफ साइबर स्पेस में हत्या, बलात्कार और हिंसा के अन्य तरीके की धमकी दी। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.